हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, साइंस की क्लास में हम लोगों ने जो मानव शरीर के तंत्र चल रहे थे उसमें हमने जनन तंत्र पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ लिया था। तो उससे रिलेटेड जो कुछ है कि कल अपन ने डायग्राम को देख के भी काफ़ी कुछ सीखा। डायग्राम को देख के हमने ये देखा कि कहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु को परिपक्वन कहाँ मिलता है, शुक्राणु का पोषण कहाँ होता है और किस तरीके से जो है शुक्राणु पैनिस से होते हुए शरीर से बाहर निकलते हैं ना, वो सब कुछ अपन ने कल देख लिया। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आज अपन यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है मानव शरीर का मानव, या चलो डायरेक्ट ही हम लिख लेते हैं मानव शरीर का नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव। चलिए, कल जो डायग्राम के द्वारा सिखाया तो आपको बहुत बेसिकली समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो सेमनीफेरस नलिकाएं होती है, यानी कि जिन्हें हम नर्म जर्म कोशिकाएं भी कह सकते हैं ना, स्पर्मेटोजेनेसिस सेल्स भी उनको कह सकते हैं। उनके द्वारा ही क्या होता है, सबसे पहले शुक्राणु का निर्माण किया जाता है। तो चलिए, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल प्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें सबसे पहले कि भाई कि प्राथमिक अंग पूछा जाएगा आपको कि जो नर जनन तंत्र है उसका प्राथमिक जनन अंग कौन सा है। तो सभी को पता है कि प्राथमिक जनन अंग कौन सा है भाई, वृषण या टेस्टिस। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग वृषण या टेस्टिस, ये वृषण या टेस्टिस, जो कि एक जोड़ी होते हैं और वृषण कोश में ये स्थित होते हैं ना। और वृषण कोश के बारे में जो भी संरचना थी वो कल अपन ने डायग्राम के द्वारा देखी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि भाई शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है। तो भाई जो शुक्राणु है वो वृषण में ही स्थित सेमनीफेरस नलिकाओं में इनका जो है निर्माण होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण वृषण या टेस्टिस में स्थित सेमनीफेरस नलिकाएं, सेमनीफेरस सेमनीफेरस नलिकाओं में, सेमनीफेरस नलिकाओं में हाँ, ठीक है। चलिए, तो पहला स्टेप तो ये है कि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। अच्छा, ये जो सेमनीफेरस नलिकाएं हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको हम नर जन्म कोशिकाएं भी कह सकते हैं। तो यहाँ नोट डाल के लिख सकते हैं हम सेमनीफेरस नलिकाएं, सेमनीफेरस या सेमनीफेरल ट्यूब्यूल नर जन्म कोशिकाएं, नर जन्म कोशिकाएं कहलाती है। नर जन्म कोशिकाएं भी कहलाती। चलिए, अब बात करते हैं कि चलो शुक्राणु का फॉर्मेशन तो हो गया, स्पर्म फॉर्मेशन हो गया, शुक्राणु का निर्माण हो गया। अब यहाँ से शुक्राणु को टेस्टिस से कौन सी जो है नलिका लेके जाती है अधिवृषण में, एपिडिडाइडेस में, है ना। और वहाँ ले जाके उसका मतलब कि उसको परिपक्वन मिलता है। जब तक शुक्राणु वहाँ पे 3-4 दिन तक रहते हैं तो वहाँ पर शुक्राणु को परिपक्वन मिलता है उनका, और उनका वृद्धि होती है ना, उनमें विकास होता है। तो ये सारा कार्य होता है मतलब अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में। ठीक है, उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ तो शुक्राणु को पोषण प्रदान करने की जो कोशिकाएं होती है वो होती है सर्टोली कोशिकाएं, जिसे हम नर्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्स सेल। तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि स्पर्म बन जाने के बाद स्पर्म या शुक्राणु का पोषण। ठीक है, तो यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शुक्राणु का पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी है। ठीक है, या फिर डायरेक्टली ऐसा कि भाई शुक्राणु का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है, और शुक्राणु को परिपक्व करने वाला
जो है वो कोशिका कौन सी है। तो देखो यहाँ पे कि सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं या जिन्हें हम कहते हैं नर्स सेल, क्या कहते हैं भाई, नर्स सेल्स के द्वारा शुक्राणु को पोषण मिलता है। ठीक है, चलिए। और ये कल अपन ने डायग्राम में देखा भी था कि टेस्टिस में जो बहुत सारे कोस्ट बनी होती है, बहुत सारी नलिकाएं होती है, वो होती है सेमनीफेरस नलिकाएं, और सेमनीफेरस नलिका के जस्ट पास भी होती है सर्टोली कोशिकाएं जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। और साथ ही साथ हमने एक पढ़ी थी लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल, जिसके द्वारा एक नर जनरल हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो नर के अंदर जो है नर लैंगिक लक्षणों का विकास करने में सहायक होता है। तो कौन सी कोशिका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का रिलीज करती है, ये भी हमें याद रखना है, लीडिंग सेल्स यानी लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब शुक्राणु को पोषण मिल गया तो शुक्राणु कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए एक जगह जाके स्थित होंगे जहाँ उनको उनका मेंस्ट्रुएशन होगा, मतलब मैच्योरिटी मिलेगी, उनका परिपक्वन होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर बात करूं तो वहां रहकर उनके शरीर में वृद्धि भी होगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो शुक्राणु को परिपक्व करके उसको गतिशील बनाने की जो अवस्था होती है वो अधिवृषण में ही होती है। हालांकि प्रॉपर रूप से जो शुक्राणु गति करते हैं वो तो हम आगे पढ़ेंगे काउपर्स ग्रंथि, कहाँ पढ़ेंगे, काउपर्स ग्रंथि में यानी काउपर्स ग्लैंड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि शुक्राणु का निर्माण हो गया, पोषण मिल गया शुक्राणु को, अब शुक्राणु का परिपक्वन जो है वो कहाँ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है शुक्राणु या स्पर्म का परिपक्वन, शुक्राणु या स्पर्म का परिपक्वम, तो ये होता है अधिवृषण में। वही हमने कल देखा था कि सेमनीफेरस नलिकाएं जब निर्माण कर देती है और सर्टोली कोशिकाएं जब पोषण प्रदान कर देती है तो शुक्रवाहिकाएं, शुक्रवाहिका हमने दो चीजें पढ़ी, एक होती है शुक्रवाहिका और एक होती है शुक्रवाहिनी, है ना। एक वासा इफिरेंसिया जो क्या करती है, वासा इफिरेंसिया वृषण से उस शुक्राणु को लेकर अधिवृषण के पास ले जाती है ना, और अधिवृषण से मूत्र मार्ग तक लेके जाने वाली या मूत्राशय तक लेके जाने वाली वो होती है शुक्रवाहिनी, जिसे कहते हैं फासा डिफरेंसिया। ये दोनों अच्छे से आपको याद रखनी है कि शुक्रवाहक तो होती है वो जो टेस्टिस से शुक्राणु को अधिवृषण में लेके आती है, वो कहलाती है शुक्रवाहक, या उसको शुक्रवाहिकाएं कह सकते हैं, वासा इफरेंसिया कह सकते हैं। और इसके अलावा अधिवृषण से मूत्राशय तक यानी कि जो है हम बात करें, सॉरी शुक्राशय तक, मूत्राशय तक नहीं, शुक्राशय तक, यानी कि सेमाइनल वर्सल की बात करें, वेसिकल की बात करें, तो वहां तक लेके जाती है शुक्रवाहिनी जिसे हम कहते हैं वासा डिफरेंसिया। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर लिखे कि स्पर्म का परिपक्वम या हम कह सकते हैं मैचुरेशन, स्पर्म मैचुरेशन, स्पर्म मैचुरेशन, अधिवृषण, अधिवृषण, एपिडिडायमिस, अधिवृषण या एपिडिडायमिस में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब शुक्राणु को परिपक्वन भी मिल गया है, शुक्राणु को यहाँ पे पूर्ण रूप से पोषण मिल गया, यहाँ उनकी वृद्धि हो चुकी है, और यहाँ से परिपक्वन के बाद में अब शुक्राणु जो है कहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो परिपक्वन के बाद में या हम कहते हैं कि मैचुरेशन के बाद में शुक्राणु कुछ समय के लिए अधिवृषण में ही स्टोर किए जाते हैं, वही संचित रहते हैं, लेकिन वहाँ से फिर यहाँ से स्पर्म को मूत्र मार्ग तक पहुँचाने का कार्य जो है वो शुक्रवाहिनी के द्वारा किया जाता है, यानी वासा डिफरेंसिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो अधिवृषण में ये लाइन हमने लिख दी। नेक्स्ट लिखिए, यहाँ स्पर्म परिपक्वन के बाद परिपक्वन यानी मैचुरेशन, मैचुरेशन के बाद शुक्राणु या स्पर्म, शुक्राणु या स्पर्म कुछ समय के लिए तक अधिवृषण यानी एपिडिडाइमिस
में स्टोर या संचित रहते हैं, स्टोर या रहते। चलिए, ये कार्य हो गया। इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ से यहाँ से स्पर्म को शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य, मूत्र मार्ग तक ले जाने का कार्य वाहिनी, शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंसिया, शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंसिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है? अब इस शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंशिया के द्वारा शुक्राणु या स्पर्म थे वो मूत्र मार्ग तक पहुंचा दिए गए के द्वारा किया जाता है। ठीक है? फिर कल हमने डायग्राम के द्वारा जब देखा तो हमने देखा कि मूत्राशय यानी सेमाइनल वेसिकल जो है उसके नीचे भी दो ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है काउपर्स ग्रंथि जो एक जोड़ी होती है, और एक होती है प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि संख्या में एक ही होती है। काउपर्स ग्रंथि के द्वारा जो है, जैसे कि सबसे पहले जब ये शुक्रवाहिनी सबसे पहले इस स्पर्म को कहाँ ले जाके डालेगी, शुक्राशय में डालेगी यानी सेमाइनल वेसिकल में डालेगी, और वहाँ सेमाइनल वेसिकल में इन शुक्राणुओं के अंदर जो है एक वाइट कलर का जो है पदार्थ मिला दिया जाएगा। और उस जब वो वाइट कलर का पदार्थ तरल पदार्थ शुक्राणु के साथ मिल जाता है तभी हम उसको पूर्ण रूप से कहते हैं वीर्य या सीमन। ठीक है, तो वीर्य और सीमन का निर्माण अगर हम देखें तो एक्चुअल में कहाँ होता है, शुक्राशय में होता है, सेमाइनल वेसिकल में होता है, गाढ़ा पीले रंग का, हल्के गाढ़े पीले रंग का होता है। और चूंकि ये जो तरल पदार्थ इसमें मिलाया गया वो क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है भाई, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब आगे जब यहाँ से शुक्राशय से जैसे ही ये वीर्य जिसे सीमन कहते हैं आगे जब मूत्र मार्ग में जाएगा तो देखो मूत्र मार्ग जो है वहाँ का क्षेत्र अगर हम देखें तो अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय। और अम्लीय क्षेत्र में शुक्राणु जो है नष्ट हो जाते हैं। तो शुक्राणु नष्ट ना हो इसके लिए काउपर्स ग्रंथि के द्वारा भी जैसे ही ये जो वीर्य या सीमन है जैसे ही मूत्र मार्ग की तरफ जाता है तो उससे पहले काउपर्स ग्रंथि से होके जाता है। तो काउपर्स ग्रंथि के द्वारा भी वहाँ पर फिर से एक तरल पदार्थ जो कि क्षारीय प्रकृति का ही होगा वो भी इसके अंदर मिला दिया जाता है। उस काउपर्स ग्रंथि के द्वारा जो क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है उसके प्रभाव से मूत्र मार्ग की जो अम्लता है वो हट जाती है और वो क्षारीय प्रकृति का हो जाता है, जिससे कि वहाँ से अब जब वीर्य जाएगा तो वीर्य में उपस्थित जो शुक्राणु है वो नष्ट नहीं होंगे। शुक्राणु को नष्ट होने से बचाने के लिए काउपर्स ग्रंथि के द्वारा भी क्षारीय पदार्थ जो है मिलाया जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने के लिए की चीज़ है कि एक तो शुक्राशय जिसे सेमाइनल वेसिकल कहते हैं और एक काउपर्स ग्लैंड्स, काउपर्स ग्रंथि, इन दोनों के द्वारा जो तरल पदार्थ मिलाया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण ही जो शुक्राणु है वीर्य के अंदर काफ़ी समय तक रहते हैं। ठीक है, मतलब नष्ट होने से उनको बचाया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट लिखते हैं कि शुक्रवाहिनी के द्वारा किया जाता है। अब लिखेंगे शुक्राशय तथा सेमाइनल वेसिकल। शुक्राशय या इसे कहते हैं सेमाइनल वेसिकल तथा काउपर्स ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड, दोनों के द्वारा, है ना, काउपर्स ग्रंथि या काउपर्स ग्लैंड। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि काउपर्स ग्लैंड के द्वारा, एक मिनट और, यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड की जगह आप लिख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी जो है तरल पदार्थ मिलाती है। काउपर्स ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ मिलाया जाता है ना उसके द्वारा हम कह सकते हैं कि प्राण मतलब वीर्य के अंदर एक शर्करा होती है जिसे हम कहते हैं फ्रुक्टोज शर्करा। ठीक है, अगर हम बात करें मानव शरीर की तो मानव शरीर में सिर्फ और सिर्फ ये फ्रुक्टोज शर्करा वीर्य में ही पाई जाती है, वो भी नर के अंदर। ठीक है, महिलाओं में नहीं है ना। तो नर में जो वीर्य होता है, सीमन होता है, उसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। काउपर्स ग्रंथि के द्वारा जो तरल पदार्थ मिलाया जाता है उसमें वो फ्रक्टोज शर्करा भी होती है। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्रंथि की हम बात करें तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करेगी, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करने का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर कि भाई शुक्राशय यानी सेमाइनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट ग्लैंड
सेमाइनल वेसिकल तथा प्रोस्टेट ग्लैंड या प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों के द्वारा, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से स्रावित स्रावित पदार्थ स्रावित पदार्थ क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है भाई? स्रावित तरल पदार्थ, स्रावित तरल पदार्थ। पहले हम लिख सकते हैं कि इस दोनों के द्वारा जो स्रावित पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा वीर्य या सीमन। क्या कहलाएगा भाई? वीर्य या सीमन। जब इस तरल पदार्थ में शुक्राणु आके मिल जाते हैं तो वो पूर्ण रूप से हम उसे वीर्य या सीमन कह सकते हैं ना, तो वीर्य या सीमन कहलाता है। फिर आगे बात करें जिसमें शुक्राणु में शुक्राणु या स्पर्म तैरते रहते, ये हो गया। अब आगे बात करें कि भाई ये हल्के क्षारीय प्रकृति का होता है तो इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.2 से 7.5। ठीक है, चलिए ये हल्के क्षारीय प्रकृति का होता है, ये हल्के क्षारीय प्रकृति का होता है, का पीएच मान का पीएच 7.2 से 7.5 होता है, 7.2 से 7.5 तक होता है। इसमें फ्रक्टोज में फ्रक्टोज फ्रक्टोज क्या है भाई? फ्रक्टोज अगर हम बात करें तो एक शर्करा है। फ्रक्टोज क्या है भाई? फ्रक्टोज जो है एक प्रकार की क्या है? शर्करा है। ठीक है, और फ्रक्टोज शर्करा में पाई जाती है। ठीक है, तथा इसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्लियर हो गया ये? चलिए अब अगर बात करें कि जो काउपर्स ग्लैंड्स थी उसके बारे में भी लिख लेते हैं। काउपर ग्लैंड जो है वीर्य या स्पर्म के स्खलन के से पहले क्षारीय तरल का स्रावन करती है, जिससे मूत्र मार्ग की अम्लता क्या हो जाती है भाई? समाप्त हो जाती है। तो यहाँ लिख सकते हैं काउपर्स ग्लैंड के लिए भी कि काउपर्स ग्रंथियां काउपर्स ग्रंथियां के या सीमन के या सीमन के स्खलन, ये या सीमन के स्खलन। स्खलन का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं इजैकुलेशन, है ना। इजैकुलेशन का मतलब होता है कि जैसे ही वो मूत्र मार्ग से बाहर निकलेगा, है ना, तो काउपर्स ग्रंथि या वीर्य या सीमन के स्खलन, जिसको हम इजैकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इजैकुलेशन इससे पहले ही जो है ये क्षारीय तरल पदार्थ का स्रावन करती है ना, तो काउपर्स ग्रंथियां वीर्य के स्खलन से पहले एक तरल क्षारीय पदार्थ एक तरल क्षारीय पदार्थ तरल क्षारीय पदार्थ का स्रावन स्रावन करती है, से से या जिसके प्रभाव से के प्रभाव से मूत्र मार्ग की के प्रभाव से मूत्र मार्ग की अम्लता के प्रभाव से मूत्र मार्ग की अम्लता हट जाती है हट जाती है से से प्राणु प्राणु नष्ट होने से शुक्राणु या स्पर्म नष्ट होने से नष्ट होने से बच जाते
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर ये जो नर जनन तंत्र है इसको लेके एक क्वेश्चन आया था, टाइसन ग्रंथियां जो है नर जनन तंत्र में कहाँ पाई जाती है, ठीक है। टाइसन ग्रंथियों की अगर मैं बात करूँ तो नर मनुष्य में जो शिश्न या पेनिस होता है उसके अग्रभाग पर, यानी कि हम कह सकते हैं शिश्नमुंड यानी पेनिस ग्लैंड है ना, या ग्लैंड पेनिस पर जो है वहाँ ये टाइसन ग्रंथियां पाई जाती है। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं टाइसन ग्रंथियां, जो कि क्वेश्चन भी बना हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। टाइसन ग्लैंड्स या टाइसन ग्रंथियां, टाइसन ग्रंथियां या टाइसन टाइसन ग्लैंड चलिए ये कहाँ पाई जाएगी, तो नर जनन के तंत्र के, नर जनन में पेनिस या के यानी कि ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस पर पाई जाती, नर जनन अंगों के पेनिस या शिश्नमुंड पे यानी ग्लैंड पेनिस पर ये पाई जाती है। तो यहाँ पर जो है हमारा फाइनली ये नर जनन तंत्र भी कंप्लीट हुआ। इसको कल हमने डायग्राम के माध्यम से इसका सारा फंक्शनलिटी क्या है, उसका कार्य जो है वो हमने सारा देखा, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दी है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं मादा जनन तंत्र यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नर जनन तंत्र के अंदर क्या क्या मुख्य अंग है वो सब कुछ अपन ने देखा, जैसे वृषण हो गया, शुक्रवाहिनी हो गई, अधिवृषण हो गया, शुक्रवाहिकाएं हो गई, शिश्न शिश्नमुंड हो गए ये सब कुछ अपन ने देख लिया था, ठीक है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम बात करें तो सबसे पहले जो इसका प्राथमिक अंग होता है, जैसे कि हमने बात की थी कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग होते हैं वृषण या टेस्टिस, तो वैसे ही अगर मैं बात करूं मादा जनन तंत्र में यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसका मेन अंग या प्राथमिक अंग जो होता है, प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो होता है अंडाशय या ओवेरी, ठीक है। अंडाशय से ही अंडा उत्पन्न होता है, और उस वो अंडा उत्पन्न होकर जैसे ही फैलोपियन ट्यूब या नलिका में आता है और उसी समय शुक्राणु आता है, तो फिर जायकोट बनता है, युग्मनस बनता है, यानी हम कहते हैं कि उसी समय निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र मेल रिप्रोडक्टिव, चलिए तो इसमें भी हम जिस तरीके से हमने नर जनन तंत्र पढ़ा उसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे हम। पहले हम इसको पूरा है कि इसके जो मेन मेन अंग हैं उनके बारे में लिखेंगे, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर जो, चलिए तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर भी महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले अंग की मैं बात करूँ तो अंडाशय, अंडाशय यानी कि ओवेरी, अंडाशय या ओवेरी, ठीक है। अंडाशय या ओवेरी जो कि क्या होती है, प्राथमिक जनन अंग होती है, ठीक है। अंडाशय या ओवेरी ये जो है प्राथमिक जनन अंग है। तो प्राथमिक जनन अंग, ठीक है, प्राथमिक जनन अंग होते हैं अंडाशय। अगर आपसे पूछे कि मादा जनन तंत्र में प्राथमिक अंग क्या होते हैं, तो अंडाशय या ओवरी होती है। नर जनन तंत्र में क्या होते हैं भाई, वृषण या टेस्टिस होते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम जैसे कुछ ये भी मैं बताऊं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है ये इस अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु होता है, ठीक है, ओवेल होता है। और सबसे छोटी कोशिका पूछ ली जाए तो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। ये भी हमें थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक अंग होता है अंडवाहिनी, अंडवाहिनी से हम कहते हैं को फैलोपियन ट्यूब यानी फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है, ठीक है। अंडवाहिनी जिसे कहते हैं ओविडक्ट, ओविडक्ट्स, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है फैलोपियन, फैलोपियन
नलिकाएं सॉरी फैलोपियन नलिकाएं या फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। चलिए, तो फैलोपियन नलिकाएं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स हो गई। और फिर अगर बात करें तो एक अंग होता है यहाँ पे गर्भाशय। वही जब अंडा मतलब जब अंडा और स्पर्म दोनों आपस में मतलब क्रॉस वाल क्रिया कर लेते हैं, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, जायगोट बन जाता है। देन वो भ्रूण कहाँ जाकर मतलब जो है रोपित होता है, यानी उस भ्रूण का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो वो होता है गर्भाशय, यानी जिसे हम कहते हैं यूटेरस। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद हम बात करें गर्भाशय के बाद में हम बात करें तो ग्रीवा है ना, गर्भाशय की ग्रीवा यानी जिसे हम कहते हैं सर्विक्स। और फिर लास्ट में हम बात करें जो मेन मादा जनन के अंदर मतलब मानव जनन तंत्र में जो मेन अंग होता है वो होता है योनि या वेजाइना। ये मानव जनन तंत्र के अंदर जो है मेन ये अंग है, ठीक है। अब इनके मतलब कैसे मानव जनन तंत्र में ये कार्य होता है, किस तरीके से एक अंडाशय के द्वारा अंडाणु निर्माण किया जाता है, और कितने अंडे बनते हैं और कितने अंडाणु हैं जो कि स्पर्म से जुड़कर फर्टिलाइजेशन या निषेचन में भाग लेते हैं, और अगर निषेचन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर ये अंडाणु कहाँ जाते हैं, किस तरीके से जो है एक महिला में मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स टाइम आता है, वो सारी चर्चा जो हम यहाँ पे मानव जनन तंत्र में करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। हमारा जनन तंत्र की बात करें हम सबसे पहले तो देखो डायग्राम के साथ साथ ही आप भी समझते रहना कि हमारा जनन तंत्र में हम बात करें तो ये वाला हिस्सा जो होता है जो आपको यहाँ से फुला हुआ दिख रहा है, ये होता है गर्भाशय या यूटेरस। क्या होता है भाई? गर्भाशय या यूटेरस। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारा इसकी, तो यहाँ पर इस गर्भाशय या यूटेरस से जो ये वाला भाग जुड़ा हुआ है, देखो सबसे पहले ये क्या है भाई? ये है गर्भाशय या यूटेरस, गर्भाशय या यूटेरस। इस गर्भाशय या यूटेरस से ये जो भाग जुड़ा हुआ है, यानी कि ये क्या है भाई? एक्चुअल में ये है अंडवाहिनी, या इसको कहते हैं फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं? अंडवाहिनी, या इसे कहेंगे फैलोपियन नलिका, ठीक है। ओविडक्ट्स भी कह सकते हो। इस अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका का जो ये अगर आगे वाला भाग है जो कि गर्भाशय से जुड़ा हुआ है, ये कहलाता है, ये भाग कहलाता है स्तमस। क्या कहलाता है भाई? स्तमस कहलाता है, ठीक है। तो ये भाग तो हो गया स्तमस। थोड़ा इसको हम ऐसे सही से बना लेते हैं एक बार को। ये इतना सा भाग जो है ये तो कहलाता है स्तमस। क्या कहलाएगा? स्तमस, ठीक है। और इससे आगे जो ये फुला हुआ भाग होता है ये कहलाता है, वो कहते हैं एम्फुला। क्या कहते हैं? एम्फुला, ठीक है। इस फुले हुए भाग में, इस एम्फुला में जो है फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब ये जो एम्फुला है, इस एम्फुला की अगर बात करें, इस एम्फुला से आगे भी एक नलिकाकार संरचना आगे और जा रही है। इस नलिकाकार संरचना से आगे अगर हम और बात करें तो यहाँ पर कुछ झालर जैसी संरचनाएं होती है, यानी छोटी छोटी उंगली जैसी संरचनाएं होती है। भाई हमारे हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है ना? हाथ का पंजा है, फिर उसके आगे उंगलियां है, तो वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं फिमरी। क्या कहते हैं? फिमरी, ठीक है। ये फिमरी क्या काम करेगी, अभी सारा प्रोसेस अपन यहाँ देखेंगे। तो देखो ये एम्पुला हो गया जहाँ पर अंडा और शुक्राणु आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। लेकिन यहाँ तक अंडे को लेके आने का काम कैसे होगा वो अपन देखते हैं। तो यहाँ देखो, इससे आगे जो ये नलिका निकली हुई है, इसके आगे छोटे छोटे ऐसे उंगली नुमा उभार होते हैं, जिनको हम कहते हैं जालर या फिमरी। क्या कहा जाता है? झालर या फिमरी कहा जाता है। और इसी के अग्रभाग से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों ओर क्या होता है? अंडाशय। एक जोड़ी कितने होते हैं भाई? एक जोड़ी होते हैं अंडाशय, और ये अंडाशय जो है एक लिगामेंट्स के द्वारा इस गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है अंडाशय, और अब ये अंडाशय जो है ये लिगामेंट्स के द्वारा ही गर्भाशय की दीवारों से जुड़े रहते हैं। तो जो मैंने यहाँ ग्रीन लाइन से बनाया है वो आपको ध्यान रखना है कि ये लिगामेंट्स है, और इसके द्वारा ये जो हमारा अंडाशय है, ओवेरी है, ये इससे गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो अंडाशय, इस अंडाशय की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान रखना
इस अंडाशय को जब हम देखें तो इस अंडाशय के अंदर भी दो भाग होते हैं ना। इसका बाहर वाला भाग कहलाता है कॉर्टेक्स और इसका अंदर वाला भाग कहलाता है मेडुला। ठीक है, ये जो अंदर वाला भाग है ये तो कहलाता है इसका मेडुला। क्या कहलाएगा? मेडुला। और ये जो बाहर वाला भाग है ये कहलाता है इसका कॉर्टेक्स भाग। क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स भाग। इस कॉर्टेक्स भाग से कुछ ग्रंथियां जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं, ये जो ग्रंथियां इसका कॉर्टेक्स भाग से जो ग्रंथियां जुड़ी होती है वही क्या करती है? अंडाणुओं का निर्माण करती है, मतलब अंडे बनाती है ना। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स ग्रंथियों के द्वारा सबसे पहले ग्राफियन पुट्टिकाएं बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? ग्राफियन पुट्टिकाएं। जब ये ग्राफियन पुट्टिकाएं परिपक्व हो जाती है तो इनसे जो है एक अंडा बाहर निकलता है। ठीक है, तो अंडाशय के कॉर्टेक्स भाग में कुछ ग्राफियन ग्लैंड्स पाई जाती है। उन ग्राफियन ग्लैंड्स के द्वारा ग्राफियन पुट्टिकाओं का निर्माण होते हैं। यानी ऐसे समझ लो कि ये छोटी छोटी ग्राफियन पुट्टिकाएं होती है। ये ग्राफियन पुट्टिकाएं आपस में जब जुड़ जाती है और फिर आगे जाके परिपक्व होकर ये पूरे एक अंडे का निर्माण करती है। तो ग्राफियन पुट्टिकाओं से अंडों का निर्माण होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। और इसको पोषण प्रदान कौन करता है? इसका मेडुला भाग। किसका भाग भाई? अंडाशय का मेडुला भाग इस अंडा को पोषण प्रदान करता है। तो अब ध्यान रखना कि जब इस अंडाशय की इस ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा अंडे का निर्माण हो जाता है तो उसे हम कहते हैं अंडो उत्सर्गी प्रक्रिया। क्या कहते हैं भाई? अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया, यानी ओव्यूलेशन। ठीक है, अब महिला के अंदर अंडो उत्सर्ग या ओव्यूलेशन कब होता है? जब महिला का मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम आता है, यानी रजोधर्म जब उसका चलता है, तो पीरियड टाइम के पहले दिन से लेके 14वें दिन पर जो है महिला के गर्भाशय में ये अंडाशय यानी ये जो ओवेरी है इसके द्वारा एक अंडे को उत्सर्जित किया जाता है 14वें दिन पे अंडोत्सर्ग। अगर उस महिला का पीरियड मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम 28 दिन का हो तो 28 दिन बोले कि जस्ट 28 दिन बाद में फिर से दूसरा पीरियड टाइम स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड साइकिल जो है अगर 28 दिन का है तो उस महिला के अंदर 14वें दिन पर अंडे का उत्सर्जन होता है शरीर के अंदर। ठीक है, और अगर मान लो कि ये 29, 30 या 31 दिन का हो सकता है, भाई सब में समान नहीं होता है, तो ये 29, 30, 31 दिन का हो सकता है, तो फिर ये टाइम भी चेंज हो सकता है। तो इसका एक्चुअल टाइम माना जाता है अंडोत्सर्ग का यानी ओव्यूलेशन की प्रक्रिया का एक्चुअल टाइम माना जाता है कि 14 से 18वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है। अब क्या होता है समझना यहाँ से कि सबसे पहले इस अंडाशय की ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा अंडे का उत्सर्जन किया गया। और ध्यान रखना कि एक महीने में जैसे कि अगर बात करें कि इस मंथ में अगर इस अंडाशय के द्वारा एक अंडा उत्सर्जित किया गया तो ये वाला अंडाशय ये जो है ये अंडे का उत्सर्जन नहीं करेगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर हम बात करें नेक्स्ट मंथ में जब महिला का पीरियड्स टाइम आएगा तो फिर उस समय इस अंडाशय के द्वारा एक अंडा उत्सर्जन किया जाएगा। यानी बारी बारी से ये जो है अंडे का उत्सर्जन करते हैं, दोनों एक साथ कभी भी अंडे का उत्सर्जन नहीं करते, बारी बारी से करते हैं। तो एक टाइम में एक अंडाशय से सिर्फ एक ही अंडे का उत्सर्जन होता है। देखो नर में मैं बात करूं कि नर में जब वीर्य का स्खलन होता है यानी सीमन का एक्सक्रेशन होता है उस समय उनके वीर्य में लगभग 40 करोड़ स्पर्म होते हैं, 40 करोड़ शुक्राणु होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें मादा के अंदर तो यहाँ पर इस ओवेरी या अंडाशय से सिर्फ और सिर्फ एक अंडे का उत्सर्जन होता है। कितने का? सिर्फ और सिर्फ एक अंडे का। चलिए, तो यहाँ पर देखो कि इस अंडाशय के द्वारा और ग्राफियन पुट्टिकाओं के द्वारा अंडे का उत्सर्जन हो गया है, यानी यहाँ पे अंडा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इस अंडे को लेके कहाँ जाना है? इस फेलोपियन नलिका में आगे। भाई ये क्या है? अंडवाहिनी फेलोपियन नलिकाएं हैं ये अंडवाहिनी, या इसे हम कहते हैं फेलोपियन नलिका या ओविडक्ट्स भी कह सकते हैं इसको, फेलोपियन नलिका। ठीक है, फेलोपियन नलिका। चलिए, ये जो अंडवाहिनी है फेलोपियन नलिका है, अब इसके अंदर ये अंडा पहुंचेगा कैसे? अंडाशय ने तो अपना काम कर दिया है ना, अंडे का उत्सर्जन कर दिया। मान लीजिए कि 14वें दिन पे किसी महिला के शरीर से अंडे का उत्सर्जन हो गया है। अब इस अंडे को फेलोपियन नलिका में पहुंचाना है। ठीक है, अब फेलोपियन नलिका में किस तरीके से पहुंचाया जाएगा? तो देखिएगा कि यहाँ पर जो मैंने कहा कि ये उंगली समान जैसी संरचना है ना, ये जो पंजे की जैसी संरचना है, ये इसी को हम क्या कहते हैं? फिमरी। ये लगातार अंडाशय में इस तरीके से मूवमेंट करते रहते हैं, इस तरीके से गतिशील रहती है ना। तो जैसे ही अंडे का उत्सर्जन आएगा और ये क्या करेगी? फिमरी उस अंडे को पकड़ने का प्रयास करेगी, उसको कैच करने का प्रयास करेगी, और जैसे ही इसको पकड़ लेगी, कैच कर लेगी, तो यहाँ से इस अंडे को कहाँ पहुँचा देगी? इस फेलोपियन ट्यूब्यूल में। कहाँ पहुँचा देगी? इस फेलोपियन नलिका में, यानी इस अंडवाहिनी में पहुँचा देगी। फेलोपियन ट्यूब्यूल कह दो इसको, या फेलोपियन नलिका, या इसी को हम कह सकते हैं अंडवाहिनी में। अब अंडा यहाँ से कहाँ आ गया भाई? अंडवाहिनी में आ गया। अब ऐसे में देखो ये प्रोसेस कब हुआ? महिला के पीरियड्स टाइम के 14वें दिन पर है ना, इस अंडे का उत्सर्जन हुआ और ये अंडा जो है इस फिमरी के द्वारा इस फेलोपियन नलिका में आ गया। अब ये फेलोपियन नलिका में ये अंडा आ चुका है। अगर इसी समय पे 14वें दिन की अगर हम बात करें कि नर और मादा में इंटरसेक्सुअल क्रॉस हुआ है ना, नर और मादा में अगर इंटरसेक्सुअल क्रॉस हुआ है तो उस समय इस मादा के शरीर में
या गर्भाशय से आगे अगर मैं बात करूं तो गर्भाशय से आगे यहाँ पर होती है गर्भाशय ग्रीवा। क्या होती है? गर्भाशय ग्रीवा। ये जो गर्भाशय ग्रीवा है ये शिशु जन्म में सहायता देती है, ठीक है। गर्भाशय ग्रीवा जिसे कहते हैं सर्विक्स। क्या कहते हैं? सर्विक्स, ठीक है। इस गर्भाशय ग्रीवा से ही आगे अगर हम बात करें तो महिला का जो जनन अंग होता है वो होती है योनि यानी वेजाइना। योनि यानी वेजाइना, ठीक है। चलिए, अब इसी योनि या वेजाइना से जब वीर्य शरीर के इस गर्भाशय में प्रवेश करता है, वेजाइना, ठीक। चलिए, तो मैंने कहा कि 14वें दिन पर अगर नर और मादा में इंटरसेक्सुअल क्रॉस हुआ है तो उस समय नर का वीर्य इस योनि के मार्ग से होता हुआ गर्भाशय में आ जाता है। तो शुक्राणु आ गए। अब शुक्राणु आ गए तो 40 करोड़ शुक्राणु थे, ठीक है। लेकिन उसमें से मात्र एक शुक्राणु ही होगा जो इस अंडे के साथ में जुड़ेगा, यानी इस अंडे से निषेचन की प्रक्रिया करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा। 40 करोड़ में से सिर्फ एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये वीर्य पहुंचा और ये शुक्राणु जो गए, ये शुक्राणु कहाँ पहुंचेंगे? ये शुक्राणु पहुंचता पहुंचता इस अंडवाहिनी यानी फैलोपियन नलिका में आ गया। और जब इस शुक्राणु ने इस अंडे के साथ में क्रिया करी, यानी अंडाशय की ऊपर की झिल्ली होती है उसको भेद कर जब ये शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर जाता है तो यहाँ पर ये दोनों युग्मक कोशिकाएं, देखो अंडा जो है उसको भी हम क्या कहेंगे? युग्मक। अंडा जो है वो एक प्रकार से मादा युग्मक कहलाएगा, ठीक है। और जो शुक्राणु है वो कहलाएगा नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक। ये दोनों ही क्या है भाई? अगुणित कोशिकाएं हैं। मादा युग्मक भी अगुणित कोशिका है और शुक्राणु नर युग्मक भी अगुणित कोशिका है। जब ये शुक्राणु इस अंडे के पास गया तो यहाँ पर जब इससे जुड़ा तो यहाँ पर इसके अंडे और शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया या इन दोनों के आपस में जुड़ने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है निषेचन, या उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? निषेचन या फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है मादा जनन तंत्र में कहाँ किस स्थान पे होता है? तो आपको याद रखना है कि इस अंडवाहिनी का जो एम्फुला भाग है, ये जो फुला हुआ भाग है, यहाँ आकर ही अंडा और शुक्राणु जो है आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया करते हैं। अब ध्यान से सुनना, 14वें दिन जब ये अंडे का उत्सर्जन हुआ, अगर उस समय इंटरसेक्सुअल क्रॉस हुआ है तभी शुक्राणु इसके पास आएगा, और अगर जैसे सेक्सुअल क्रॉस नहीं हुआ है तो ये अंडा क्या करेगा? ये अंडा 48 घंटे तक तो यहाँ रहेगा। अंडे का जीवन काल होता है 48 घंटे, जबकि शुक्राणु का जीवन काल होता है 72 घंटे। कितने भाई? 72 घंटे, है ना। शुक्राणु 72 घंटे बाद में मर जाते हैं। अंडा भी इसी तरीके से 48 घंटे तक तो यहाँ रहेगा। अगर 48 घंटे तक, अगर 48 घंटे के भीतर भीतर कोई शुक्राणु आकर इससे निषेचित हो जाता है तो दैट्स फाइन कि ठीक है, लेकिन अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद में ये अंडा धीरे धीरे क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये नष्ट होकर शरीर से बाहर कैसे निकलता है वो भी सब कुछ अपन आगे के प्रोसेस में देखेंगे। चलिए, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो क्या अब डायरेक्ट अंडा जो है, मतलब जो निषेचन ये जो दोनों युग्मक आपस में जुड़े तो इनसे एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण हुआ, और वो द्विगुणित कोशिका कहलाई, द्विगुणित कोशिका वो कहलाई युग्मनस, जिसको हम कहते हैं जायगोट। द्विगुणित कोशिका, भाई ये दोनों पहले क्या थी? अगुणित कोशिकाएं थी। जब ये दोनों अगुणित कोशिकाएं मादा युग्मक यानी नर युग्मक आपस में जुड़े, निषेचन की प्रक्रिया हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, और उससे जो है द्विगुणित कोशिका बनी। उस द्विगुणित कोशिका को हम कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट, या उसे हम कहते हैं युग्मनस। क्या कहेंगे भाई? युग्मनस। अब ये जायगोट या युग्मनस जो है वो लगभग, अगर मैं बात करूं तो 3 से 4 दिन तक, है ना, और ज़्यादा भी हो सकता है, 3 से 7 दिन भी हो सकता है। 3 से 4 दिन तक या 7 दिन तक जो है ये युग्मनस यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है। फिर जब धीरे धीरे ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, यानी 3 से 7 दिन बाद में जब ये भ्रूण में परिवर्तित हो जाएगा तो अब ये अंडवाहिनी से निकलकर कहाँ आएगा? गर्भाशय में प्रवेश करेगा। अब देखना कि ये जो गर्भाशय है, इस गर्भाशय में, गर्भाशय की जो ये दीवारें हैं, ये दीवारें बहुत मोटी होती है ना, ये दीवारें जो है बहुत ही मोटी होती है, ठीक है। इसी दीवारों से आके, गर्भाशय की इसी दीवारों से आके जो है ये भ्रूण जो है जुड़ जाता है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखना, जो मैं यहाँ पे ये इतनी थिक वॉल बना रही हूँ, सॉरी थिक क्या, बहुत ज़्यादा ये जो इतनी बड़ी मोटी दीवारें बना रहे हैं, ये कहलाती है गर्भाशय दीवार। क्या कहलाती है भाई? गर्भाशय दीवार। तो अब यहाँ पर देखना क्या होता है कि जब महिला का मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम आता है ना, तो यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो हर महीने 28 दिन का अगर किसी का मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम है तो 28 दिन कंप्लीट होने के बाद में गर्भाशय की यही दीवारें टूटकर, गर्भाशय की यही दीवारें, कौन सी दीवारें भाई? ये दोनों दीवारें, है ना, गर्भाशय की यही दीवारें टूटकर शरीर से बाहर रक्त के रूप में बाहर निकलती है, और उसी को हम कहते हैं महिला में मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम, यानी कि रजोधर्म चक्र, ठीक है। अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये दीवारें नहीं टूटती है, ठीक है, यानी उसका पीरियड्स टाइम आना बंद हो जाता है। तो
ये पीरियड्स टाइम आना बंद कब होता है, महिला प्रेग्नेंट होते समय पीरियड्स टाइम आना बंद क्यों हो जाते हैं, उसका ध्यान से समझना कि जैसे ही ये युग्मनज इस अंडवाहिनी से निकलकर और यहाँ पर गर्भाशय की दीवारों के पास आके चिपक जाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ आके चिपक गया ये युग्मनज, है ना। अब ये भ्रूण है, क्या है ये, भ्रूण है, एम्ब्रियो है, ठीक है। चलिए, तो जब ये यहाँ पर आकर चिपक जाता है तब उसके बाद में महिला में पीरियड्स टाइम आना रुक जाते हैं, क्योंकि उस समय ये जो दीवारें हैं, गर्भाशय की दीवारें, ये टूटना बंद हो जाती है। जैसे ही भ्रूण यहाँ आके चिपक गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रोपण हो गया भ्रूण का, अधिरोपण हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। तो आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो कि भ्रूण के रोपण के बाद में, जिसे यहाँ पर हम कहेंगे इसको रोपण या इम्प्लांटेशन, रोपण या इम्प्लांटेशन, ठीक है। चलिए, तो महिला में किस समय जो है पीरियड्स टाइम रुक जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि भ्रूण के इम्प्लांटेशन के समय जो है महिला में पीरियड्स टाइम आना रुक जाते हैं। अगर भ्रूण का इम्प्लांटेशन नहीं होता है, अब भ्रूण का इम्प्लांटेशन नहीं होने के कारण हो सकते हैं कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं हो और युग्मनज जायगोट का निर्माण हुआ ही नहीं हो, तो उस समय क्या होगा कि ये दीवारें फिर से टूटेगी और रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलेगी, यानी महिला में पीरियड्स टाइम आएंगे। लेकिन ये भ्रूण जब यहाँ पर रोपित हो जाता है या इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो फिर ये दीवारें टूटना बंद हो जाती है। अब ध्यान रखना कि यहाँ भ्रूण आके चिपक गया है, ठीक है। अब इस भ्रूण को पोषण कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो है प्लेसेंटा का निर्माण भी हो जाता है। प्लेसेंटा क्या है भाई, कि माता के गर्भ से और भ्रूण के माता का गर्भ से ये जो भ्रूण जुड़ा है, तो एक नलिका के द्वारा जुड़ा है ना, और ये नलिका ही क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। यानी माता के शरीर से पूरा पोषण इस प्लेसेंटा के माध्यम से ही इस भ्रूण को मिलता है। तो ये प्लेसेंटा का निर्माण भी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ क्या क्या याद आपको रखनी है कि भाई अंडे का उत्सर्जन, तो हर महीने में सिर्फ एक अंडे का उत्सर्जन होता है और एक अंडाशय के द्वारा होता है। बारी बारी से जो है ये अंडाशय अंडे का उत्सर्जन करते रहते हैं, सिर्फ एक अंडे का उत्सर्जन होता है। अगर 48 घंटे के भीतर कोई शुक्राणु आके अंडे से निषेचित हो जाए, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाए, तो भ्रूण का निर्माण हो सकता है। अदरवाइज ये अंडा नष्ट हो जाता है, और जब ये गर्भाशय की दीवारें टूटकर रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलती है, यानी पीरियड्स टाइम आते हैं, उसी समय ये अंडाशय भी जो इम्प्लांटे मतलब जो निषेचित नहीं हुआ है ना, जिससे शुक्राणु आके नहीं जुड़ा, वो अंडा भी जो है पीरियड टाइम से के समय इससे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो है महिला के अंदर ये मादा जनन तंत्र काम करता है, ठीक है। चलिए, देखो, गर्भाशय ग्रीवा का मैंने बता दिया कि शिशु जन्म के समय, है ना, मतलब शिशु जन्म या प्रसव के समय ये बहुत सहायता देता है। चलिए, अब आपसे पूछा जा सकता है कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में, ये जो है एम्फुला के अंदर होती है ना, अंडवाहिनी में एम्फुला भाग के अंदर जो है निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए, और निषेचित अंडे को ही हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, जो कि एक प्रकार की क्या है, द्विगुणित कोशिका है। रोपण या इम्प्लांटेशन क्या है, भ्रूण का गर्भाशय की दीवारों से जुड़ना, रोपण या इम्प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। और अंडो उत्सर्ग क्या है कि अंडाशय के द्वारा हर महीने एक अंडे का उत्सर्जन करना, वो अंडो उत्सर्ग कहलाता है। यहाँ लिख सकते हैं अपन, अंडो उत्सर्ग से हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, ठीक है, ये ओव्यूलेशन हो गया। चलिए, अब आगे बात करें कि जो ये अंडाशय था, ओवेरी, अंडाशय या ओवेरी। चलिए, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये प्रायर हो गया, अब आपने सुना होगा कि ट्विंस भी होते हैं, जुड़वा बच्चे भी होते हैं। कैसे होते हैं जुड़वा बच्चे, ध्यान से सुनना कि अगर एक अंडे से एक की जगह दो शुक्राणु आकर जुड़ जाए, है ना, तो जब दो शुक्राणु आके जोड़ेंगे तो इसका मतलब दो भ्रूण का निर्माण होगा। यानी ये जो यहाँ आकर इम्प्लांटेशन होता है, ये दो रूप में हो जाएगा, है ना, दो अलग अलग प्रकार के भ्रूण यहाँ पे बन जाएंगे। इनको तो हम कहते हैं समान जुड़वा। क्या कहेंगे भाई, समान जुड़वा, ठीक है। समान जुड़वा यानी कि इसके लक्षण, मतलब ये दोनों अलग अलग शुक्राणु से बने हैं, तो ये तो समान जुड़वा कहलाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि एक ही शुक्राणु एक ही अंडे से जुड़ा है ना, लेकिन जब ये अंडा यहाँ रोपित हो रहा था, इसका जब इम्प्लांटेशन हो रहा था, तो ये दो भागों में बट गया, है ना, ये खुद ही टूटकर दो भागों में बट गया, तो इसको हम कहते हैं एक समान जुड़वा, ठीक हो। देखो, जब शुक्राणु दो है और अंडा एक है, तो उससे बनने वाले जो भ्रूण है दो अलग अलग, वो तो कहलाते हैं समान जुड़वा, है ना। और ये कहलाते हैं एक समान जातीय जुड़वा। एक समान जातीय जुड़वा का मतलब कि एक ही अंडे के दो भाग हो गए और फिर उससे ट्विंस हुए, ठीक है। तो इस तरीके से ट्विंस होते हैं, इस तरीके से जुड़वा बच्चों का जन्म होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आपने ये जो है मादा जनन तंत्र भी अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो इसकी मेन मेन बातें हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। चलो, जैसे कि हम बात करते हैं कि मादा में एक जोड़ी अंडाशय या ओवेरी पाई जाती है। मादा में
मादा में एक जोड़ी अंडाशय, मादा में एक जोड़ी अंडाशय या ओवेरी पाई जाती है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय या ओवेरी पाई जाती है जिसमें प्रत्येक मासिक चक्र के 14वें दिन पर अंडोत्सर्ग होता है ना, जिसमें प्रत्येक मासिक चक्र में प्रत्येक मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड टाइम, मतलब प्रत्येक मासिक चक्र कह दो, हम इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल पीरियड टाइम है ना, मेंस्ट्रुअल सर्किल भी बोल सकते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रत्येक मासिक चक्र के 14वें दिन पर अंडे का उत्सर्जन यानी अंडो उत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, अंडो उत्सर्ग, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का। चलिए तो आगे बढ़े, और आगे की भाई ये अंडो उत्सर्ग ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद में इससे निकलने वाले अंडे को फैलोपियन नलिका तक कौन पहुंच के जाती है ना, तो यहाँ से निकलने वाले अंडे को फैलोपियन नलिका तक फिम्बरी लेके जाती है ना। तो अंडाशय से फिम्बरी या झालर, फिम्बरी या जिसे कहते हैं झालर, फिम्बरी या झालर के द्वारा, फिम्बरी या झालर के द्वारा अंडे या ओव्यूल को अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब्यूल या फैलोपियन नलिका में पहुंचाया जाता है, फैलोपियन नलिका में पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो है अंडा फैलोपियन नलिका में पहुंच गया। चलिए उसके बाद में क्या होगा कि इस दौरान यदि शुक्राणु अंडे का निषेचन कर दे तो युग्मनज का विकास होता है, जायगोट का विकास होता है और गर्भधारण हो जाता है। फिर लिख सकते हैं कि इस दौरान यदि शुक्राणु या स्पर्म, इस दौरान यदि शुक्राणु या स्पर्म अंडे या ओव्यूल को निषेचित कर दे तो गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गर्भधारण यानी प्रेगनेंसी हो जाएगी। यहाँ लिख सकते हैं कि प्रेगनेंसी या गर्भधारण या फर्टिलाइजेशन है ना, या निषेचन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी में एम्फुला भाग में होती है, एम्फुला भाग में होती। ठीक है, चलिए अब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में भ्रूण का रोपण होगा। ठीक है, तो भ्रूण का रोपण कहाँ से होगा भाई, भ्रूण का रोपण यहाँ से एम्फुला भाग में 3 से 7 दिन तक भ्रूण रहता है। तत्पश्चात गर्भाशय की दीवारों से तत्पश्चात अंडवाहिनी से निकलकर
तत्पश्चात अंडवाहिनी, अंडवाहिनी यानी फैलोपियन नलिका, तत्पश्चात फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका से निकलकर, से निकलकर, तत्पश्चात अंडवाहिनी फैलोपियन नलिका से निकलकर भ्रूण का, भ्रूण का रोपण, भ्रूण का रोपण या जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन गर्भाशय की दीवारों से, गर्भाशय की दीवारों से हो जाता है, गर्भाशय की दीवारों से हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि भ्रूण का निर्माण हो गया और भ्रूण जो है फैलोपियन नलिका से निकलकर कहाँ पहुँच गया है, गर्भाशय की दीवारों से जुड़ गया है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, गर्भाशय के बाद भ्रूण का विकास जो है गर्भाशय के अंदर ही होता है और गर्भाशय का निरंतर विकास या वृद्धि जो है माँ की गर्भ से जुड़ी हुई प्लेसेंटा के कारण होता है। तो लिख सकते हैं कि गर्भाशय में, गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास, गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय में, गर्भाशय में प्लेसेंटा के द्वारा, गर्भाशय में प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण को, भ्रूण का पोषण होता है, प्लेसेंटा के द्वारा ही भ्रूण का पोषण होता है। और लगभग बात करें, हम पढ़ रहे हैं मानव शरीर का मानव जनन तंत्र, तो लगभग 40 सप्ताह तक, कितने भाई 40 सप्ताह या हम कह दो 9 महीने ना, तो 40 सप्ताह की गर्भावधि के बाद में शिशु जन्म होता है यानी प्रसव होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि लगभग 40 सप्ताह, लगभग 40 सप्ताह अर्थात 9 महीने की गर्भावधि के पश्चात, 9 महीने की गर्भावधि के पश्चात शिशु का, शिशु का जन्म, शिशु का जन्म या प्रसव की क्रिया होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये जो है पूरा हमारा जनन तंत्र किस तरीके से कार्य करते हैं, उसके अंग कैसे कार्य करते हैं, वो सब कुछ अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ें हैं वो कुछ और देखनी है, जैसे कि हमारा जनन तंत्र में जो ये गर्भाशय, इसके द्वारा 2 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। वो हार्मोन क्या कार्य करते हैं, सॉरी अंडाशय, अंडाशय के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। जैसे एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या कार्य करने में सहायक होता है। एक मैं बात करूँ तो प्लेसेंटा के द्वारा भी रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। वो रिलैक्सिन हार्मोन क्या कार्य करेगा, तो वो आगे की सारी चीज़ें आप अपने यहाँ पे देखेंगे। इससे पहले सबसे पहले हम देखना है कि मादा के अंदर जो बाहरी जननांग होते हैं वो क्या है। तो मादा में बाहरी जननांग, मादा में भाई जैसे ये गर्भाशय, अंडवाहिनी, एम्फुला, ये तो सब आंतरिक जननांग हो गए ना। तो मादा में बाहरी जननांग योनि या वेजाइना होती है। ठीक है, चलिए और आगे बात करें कि भाई अब जो है हार्मोन है ना, तो सबसे पहले कि प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं ना। प्लेसेंटा के द्वारा जो है क्या क्या होता है, एक नलिकाकार ट्यूब्यूल होती है जिसके द्वारा गर्भाशय में शिशु माता के शरीर से जुड़ा रहता है ना। चलिए देखो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जिसे हम कहते हैं अपरा, प्लेसेंटा को क्या कहा जाता है, अपरा। ठीक है, इसके द्वारा, इसके द्वारा शिशु, के द्वारा शिशु माता के गर्भाशय से, माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है, माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है, जिससे यह एक, यह एक नलिकाकार, यह एक नलिकाकार संरचना होती है, यह एक नलिकाकार संरचना होती है जिससे, जिससे माँ के शरीर से, माँ के शरीर से
भ्रूण को भ्रूण को लगातार भ्रूण को लगातार पोषण मिलता रहता है, लगातार पोषण मिलता रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करें कि चलो ये तो हो गया कि फिर प्लेसेंटा के द्वारा कि प्लेसेंटा क्या कार्य करती है, ये सब कुछ अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं हम जो है मादा के शरीर के अंदर जो मेन हार्मोन है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो मादा के हार्मोन कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अंडाशय होता है उसके द्वारा 2 हार्मोन रिलीज किए जाते हैं ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अंडाशय में अंडाशय में 2 महत्वपूर्ण अंडाशय में 2 महत्वपूर्ण हार्मोन हार्मोन का स्रावन होता है, हार्मोन का स्रावन होता है। ठीक है, अब ये 2 महत्वपूर्ण हार्मोन कौन कौन से हैं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन भाई, एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये क्या काम करेगा, पहला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है अगर हम बात करें तो इसको हम नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, यानी स्त्रियों में जो भी लैंगिक लक्षण है उनकी आवाज़ का धीमी होना है ना, कंधे जो है वो कम चौड़े होना, ठीक है, तो ये और जो उसके जननांग होते हैं उन जननांगों के विकास को भी प्रेरित करता है, तो इस कारण से इसको कहा जाता है नारी विकास हार्मोन। ठीक है, और साथ ही साथ में नारी में सुंदरता का हार्मोन भी इसी को ही कहेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन कहा जाता है, नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं, नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। मादा में सभी लैंगिक लक्षणों जैसे कि महिला का आवाज़ पतली होना है ना, और महिलाओं में दाढ़ी मूंछ नहीं आना, तो इस सभी लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांगों यानी गॉनेट्स के सहायक जननांगों के विकास में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन भाई, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसे नारी सुंदरता का हार्मोन, से नारी सुंदरता का हार्मोन नारी सुंदरता का हार्मोन ही कहते हैं, इसे नारी सुंदरता का हार्मोन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, देखो पुरुषों में एक ही हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जबकि महिला के अंदर ये 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, देखो कि जब वो ग्राफियन पुट्टिकाएं, मैंने आपको बताया कि ग्राफियन पुट्टिकाएं जब परिपक्व होती है तो अंडे का निर्माण करती है। अगर किसी कारण से ग्राफियन पुट्टिकाएं जो है निर्मित होकर अगर अंडे का उत्सर्जन कर देती है तो ठीक है, अदरवाइज यही ग्राफिन पुट्टिकाएं जब वापस अपरिपक्व होने लगती है तो उसको हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित स्त्रियों के शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। कार्पस ल्यूटियम ही क्या करता है, इस कार्पस ल्यूटियम से जो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये रिलीज होता है, और इसी के कारण जो है स्त्रियों के शरीर में गर्भधारण की स्थितियां बनती है, इसलिए इसको गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। मतलब वो जो ग्राफिन पुट्टिकाएं परिपक्व हो रही थी वो परिपक्व होकर कार्पस ल्यूटियम ही कहलाती है ना, तो या हम यूँ कह सकते हैं कि परिपक्व ग्राफिन पुट्टिकाओं को कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम क्या है वो मैंने आपको बता दिया भाई, कार्पस ल्यूटियम यानी परिपक्व ग्राफियन पुट्टिकाएं जो अंडा उत्सर्जित करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन है
कौन सा भाई? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस कार्पस ल्यूटियम को भी, इस कार्पस ल्यूटियम पे नियंत्रित रखने के लिए पीयूष ग्रंथि का एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन, जो कि हमने जो पीयूष ग्रंथि के 9 हार्मोन पढ़े तो वहाँ देखा था कि ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन क्या कार्य करता है। ल्यूटिनाइजनिंग हार्मोन ही इस कार्पस ल्यूटियम पे नियंत्रित करता है, यानी कार्पस ल्यूटियम के इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित हार्मोन है, स्त्रियों के शरीर को गर्भ धारण के लिए प्रेरित करता है। स्त्रियों के शरीर में, स्त्रियों के शरीर में गर्भ धारण के लिए, या स्त्रियों के शरीर को गर्भ धारण के लिए प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। ठीक है? इसी कारण से इसको क्या कहते हैं भाई? इसे गर्भ हार्मोन भी कहा जाता है। इसे गर्भ हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इसके आगे बात करें हम कि एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, अब रिलैक्सिन हार्मोन एक्चुअल में कहाँ से रिलीज होता है? रिलैक्सिन हार्मोन की मैं बात करूँ तो प्लेसेंटा के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। गर्भवती स्त्री में गर्भनाल अपरा जो होती है, जिसको गर्भनाल भी कहते हैं ना, अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित होता है, शिशु जन्म में सहायता करता है। मतलब जब शिशु का जन्म होने वाला होता है तो महिला के शरीर का जो प्यूबिक सिम्फेसाइज होता है, मतलब योनि के मार्ग को चौड़ा करता है ताकि शिशु का जन्म जो है वो इजीली हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखेंगे अपन रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन रिलैक्सिन हार्मोन, ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है लिख लेंगे, स्त्रियों में गर्भनाल, स्त्रियों में गर्भनाल या अपरा या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को ही गर्भनाल या अपरा कहते हैं, स्त्रियों में गर्भनाल या अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा स्रावित स्रावित होता है, स्रावित होता है। ठीक है, चलिए इसका कार्य क्या है? शिशु जन्म के समय, शिशु जन्म के समय स्त्रियों के, शिशु जन्म के समय स्त्रियों में प्यूबिक सिम्फेसाइज, प्यूबिक सिम्फेसाइज, प्यूबिक सिम्फेसाइज को, प्यूबिक सिम्फेसाइज को चौड़ा करता है, चौड़ा करता है, जिससे से शिशु जन्म में, जिससे शिशु जन्म में आसानी भी है। ठीक है, तो शिशु जन्म के लिए ये सहायक है रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये महिला के शरीर के जो 3 हार्मोन हैं, जो कि स्पेशली हम जिनको लैंगिक हार्मोन कहेंगे, इनको आपको याद रखने हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पिछली क्लास से इस क्लास के अंदर जो नर जनन तंत्र का कुछ भाग बच गया था उसको हमने पूरा करा, और साथ ही साथ में हमने एक नया तंत्र स्टार्ट किया था मादा जनन तंत्र, उसको भी आज हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कंकाल तंत्र के साथ में, जो हमारा लास्ट इस का एक लास्ट तंत्र बच गया है। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बने रहिए वेदांत क्लासेस के साथ में। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए थैंक यू।